हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, आज साल का आखिरी दिन है और इसी मुनासिबत से हमने भी शो को तरतीब दिया है कि आज हम अपने मेहमानों से 2021 में जो भी एक सियासी मंजरनामा रहा पाकिस्तान में, जो भी इश्यूज सामने आए, चैलेंजेस सामने आए, उनके ऊपर तफसील से बात करेंगे। इसके अंदर ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और अपोजिशन के साथ उनका तनाव, इसी तरह पीडीएम की जो अंदरूनी कहानी थी, किस तरह वो अंदर से टूटी, उसके इत्तेहादी कुछ निकले, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए न सिर्फ जो माशी चैलेंजेस थे बट उनके भी जो अंदरूनी इख्तलाफात थे। साल जब शुरू हुआ तो लग रहा था कि जैसे पीडीएम जो है वो ही सबकी तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। एक तरफ तो अलायंस के अंदर बार बार ये बहस हो रही थी कि इस्तीफे देने हैं कि नहीं देने, कितनी जल्दी देने हैं, किस तरह देने हैं। दूसरी तरफ सेनेट इलेक्शंस की तैयारी थी और फिर जब सेनेट में इस्लामाबाद की जो सीट थी वो पीडीएम ने जीत ली तो लग रहा था कि सचमुच पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बहुत कमज़ोर पड़ गई है। मगर ज़्यादा देर जश्न पीडीएम का चल नहीं सका क्योंकि इमरान खान साहब ने फ़ौरन ही वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले लिया और उसके बाद सेनेट के अंदर जो चेयरमैन की सीट थी वो सादिक संजरानी साहब ही अपने पास रख लिए उन्होंने। उसके बाद फिर पीडीएम के अंदर हमें टूट फूट नज़र आई, इख्तलाफात सामने आए, अपोजिशन की जो लीडर की सीट थी उसके ऊपर फाइनली पीपीपी और एएनपी ने छोड़ दिया अलायंस को। मगर इन सब पीडीएम की कमज़ोरियों के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई ख़ास फ़ायदा उठा नहीं सकी। उनके अपने मसाइल जो थे वो ही बहुत ज़्यादा रहे, उनको एक अपोजिशन की ज़रूरत नहीं थी। कैबिनेट में कॉन्स्टेंटली चेंजेस होते रहे, कभी आसिम बाजवा साहब इस्तीफ़ा दे रहे थे तो कभी नदीम बाबर साहब, जुल्फ़िकार बुखारी साहब, और जो इकोनॉमिक टीम के अंदर एक से ज़्यादा मरतबा मैसिव चेंजेस हुए, उसकी वजह से बहुत तनकीद भी हुई हुकूमत के ऊपर और ये भी इल्ज़ाम लगा कि मुआशी सूरत हाल इसीलिए संभाली नहीं जा रही। इसी दौरान शुगर इंक्वायरी वाला मसला उठा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चीनी का मसला तो हल ना कर सकी बट उनके पार्टी में ही एक जो था वो जेकेटी ग्रुप बनकर सामने आ गया और एक दफ़े फिर कयासराई होने लगी कि हुकूमत के जो दिन हैं वो अब चंद ही रह गए हैं। मगर कयासराई जो थी वो ज़्यादा बढ़ी तब जब डीजीआईएसआई की अपॉइंटमेंट के ऊपर मामला खड़ा हुआ और ये एक ऐसा मौका था कि जिस वक्त ना तो सिर्फ अपोजिशन हमें बहुत खुश नज़र आई बट कि पहली दफ़े एक बेचैनी जो थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी बहुत ज़्यादा नज़र आई कि अब शायद हुकूमत ज़्यादा देर चल ना पाए। इसके साथ साथ माशी चैलेंजेस जो थे वो भी काफ़ी रहे। मगर पीटीआई से हट के अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर कोई ख़बरों में पॉलिटिकली जमात रही तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ थी। उनके लीडर्स का जेल जाना, करप्शन केसेस पे बेल पे हमजा शरीफ का छुटना, शहबाज शरीफ साहब का छुटना और उसके अलावा जो इख्तलाफात की ख़बरें थीं जमात के अंदर से, कौन सा बयानिया जो है वो जमात का है, कौन सा, अगर दो बयानिए हैं तो सही कौन सा है, कौन सा बयानिया ऐसा है जिससे वो इलेक्शन जीत सकते हैं, और इलेक्शन अगर जीत भी गए तो पार्टी को लीड कौन करेगा, प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट कौन होगा, इस पे भी उतनी ही गालिबन बात हुई जितनी कि इमरान साहब की कारकर्दगी पर। और इसके अलावा जो दो बहुत इश्यूज़ अहम रहे इस साल, वो एक थी बढ़ती हुई दहशत गर्दी और दूसरी माशी सूरत हाल। इन सारे मामलात पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है ज़रार खोड़ो साहब, तज्जियाकार हैं, एंकर पर्सन हैं डॉन न्यूज़ पे ज़रा हट के प्रोग्राम के, और हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर असद रहीम खान साहब, ये भी तज्जियाकार हैं, कॉलम नफीस हैं और कुछ अरसे पहले तक हमारे कॉलीग ही थे डॉन न्यूज़ पे। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी, अगर मैं ज़रार आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, साल जब 2021 को व्हेन यू लुक बैक एट इट तो आपके ख्याल में व्हाट सरप्राइज्ड यू द मोस्ट, यू नो, कौन सी ऐसी पॉलिटिकल डेवलपमेंट थी जिससे आप सचमुच चौंके और आपने कहा मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था?
मेरे लिए ये होगी जो DGISI की तकरीरी के ऊपर एक नाकाबिले समझ ताखीर और फिर कंट्रोवर्सी जनरेट हुई। और इसकी वजह भी एक्सप्लेनेशन इसकी थोड़ी सी लंबी है, आई एम श्योर विल गो बैक एंड फोर्थ ऑन इट। और वो इसलिए था कि देखिए उस वक्त तक ये तो काफी जाहिर हो गया था कि जो वादे किए हैं हुकूमत ने और अनगिनत वादे किए थे वो पूरे नहीं हो सकते, राइट। उसके साथ साथ ऑपोजिशन की मूवमेंट थी, चले वो फिजल आउट हुई, थोड़ी सी आगे बढ़ी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। जो एक एसेट मेरी नजर में, हो सकता है कि मैं गलत हूं, जो एक एसेट इस हुकूमत के पास रह गया था वो ये तसव्वुर था, सही या गलत मैं इस पर कमेंट नहीं कर रहा, कि एस्टैब्लिशमेंट की बैकिंग है, सपोर्ट है, एक यूनाइटेड फ्रंट है हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट के बीच में। लेकिन फिर अक्टूबर नवंबर में आपको पता है कि ये सिचुएशन हमारे सामने आती है। अच्छा, अब कुछ हद तक ये तो इतना तो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि जैसे पाकिस्तान की पूरी तारीख इसकी मिसाल है कि किसी भी पावर शेयरिंग एग्रीमेंट में, अरेंजमेंट में कहीं ना कहीं पावर स्ट्रगल होती है, आप जितने भी लाडले हों। नवाज शरीफ के साथ भी बिल्कुल ये हुआ था, डोंट नीड टू रिपीट द एंटायर हिस्ट्री ऑफ इट, पहले भी इसकी प्रेसिडेंट्स आपको मिलते हैं। मेरा जो व्यू था वो ये था कि अगर ऐसा होगा तहरीक इंसाफ की हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट के बीच में, तो ये कहीं इनकी दूसरी टर्म में होगा। मैंने ये कभी नहीं सोचा था। अच्छा, आप मतलब कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दूसरी टर्म भी दे रहे थे पावर में? अप अंटिल अक्टूबर नवंबर मेरा यही व्यू था, ये ऑन रिकॉर्ड है, मैं आपको क्लिप्स भी निकाल के दे सकता हूं, मैं आपको ट्वीट्स भी दिखा सकता हूं। दिस वाज माय व्यू। अब मुझे इसको थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ा है। एनीवे, टू कंटिन्यू, मेरा ख्याल था कि ये सेकंड टर्म के बीच में कहीं आएगा, जब बंदे ने अपने आप को थोड़ा सा एस्टैब्लिश कर लिया होता है ना, तो जनरली फिर आप हाथ पैर मारते हैं। ये आया पहली टर्म के तीसरे साल में। अभी 2 साल और बाकी हैं इलेक्शंस में, कुछ भी हो सकता था। So this was biting the hand that fed you, और इसके पीछे मुझे कोई लॉजिक नहीं समझ में आ रही। एंड अब यहाँ पर मैं नहीं नजर आ रही, और यहाँ पर मैं किसी स्पेकुलेशन में नहीं जाना चाह रहा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लॉजिकली मुझे इस बात की समझ नहीं आई। सो दिस टुक मी फॉर अ सरप्राइज। वेलकम बैक नाजरीन। हम गुफ्तगू करें असद रहीम खान साहब से और ज़रार खोरो साहब से। और जी असद साहब, सर यही सवाल आपसे कि ऑब्वियसली हमारी सियासत में जो ज़्यादातर थीम्स होती हैं वो तो हम सबको मालूम ही होती हैं कि क्या होगा, जैसे अभी ज़रार साहब भी जिक्र कर रहे थे। तो व्हाट टुक यू बाय सरप्राइज दिस ईयर? ये जो पिछला पूरा साल 2021 का गुजरा है और जो सियासत हमने देखी है। थैंक यू फॉर हैविंग मी आरफा साहिबा। मुझे जिस बात पर सबसे ज़्यादा हैरत हुई, एक जमात है तहरीक लबैक पाकिस्तान, जिसका 2018 से पहले अगर आप इंतखाबी सतह देखें तो ना तो वो कायम हुई थी और मुल्क भर में इस तरह मशहूर नहीं थी जिस तरह आज मशहूर है। अगर आप कुछ माह पहले देखें तो कुछ एहतजाज होने के बाद तहरीक लबैक के मुतालिक ना सिर्फ आपने पाबंदी लगा दी थी, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए वन आफ्टर द अदर कि जी ये एक इंतहा पसंद जमात है और ना सिर्फ इंसदाद दहशत गर्दी के कानून के ज़ुमरे में आएगी, हम एक रेफरेंस दायर करेंगे अदालत उज़्मा में और इसको हम डिसॉल्व करवाएंगे। और ये पाकिस्तान की तारीख में एक ही बार हुआ है नेशनल अवामी पार्टी के साथ। उसमें भुट्टो साहब और तब जो अटर्नी जनरल थी आया बख्तियार साहब, उनका भी एक वाज़ेह किरदार था। और नेशनल अवामी पार्टी फिर उसके बाद कभी बहाल नहीं हो पाई। अवामी नेशनल पार्टी थी और NDP थी, लेकिन उनका जो फिर था एक सिलसिला वो भी आपके सामने है। लबैक के मुतालिक और इस हुकूमत के बारे में यूटर्न तो कहा जाता है, लेकिन ये तो 180 डिग्रीज के बाद आपने फिर पता नहीं 360 डिग्रीज कर लिया। अब बात सियासी इत्तेहाद के मुतालिक हो रही है। ये एक ऐसी जमात है जिसका चाहे जितना भी इनऑर्गेनिक आगाज़ था, अब उसका एक ऑर्गेनिक सपोर्ट है। इनको जनूबी पंजाब में वोट पड़ता है, कराची शहर में वोट पड़ता है, और बात वो करते हैं तबके की। आप अगर मज़हब से भी हट के उनकी बातें सुने तो एक काफ़ी वाज़े क्लास कॉन्शियसनेस के को वो एड्रेस करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जो आखिर में हाथ खड़े किए,
आप छोड़ दें कि जी पुलिस अफराद की जो तो असद साहब, बट ये बताएं कि अब आपको ज्यादा इसमें चौंकाया किस बात ने? पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के यू टर्न ने जिस तरह हाथ खड़े किए, या जो इमरजेंसी TLP की? यही जी कि आपने अगर कहा कि हम इसको सुप्रीम कोर्ट के जरिए एक रेफरेंस के साथ इसको डिसॉल्व कराएंगे, वो सारी बात सिफर होके आपने फिर कहा कि जी हमारे जो PTI के पंजाब के सदर हैं उनको उनके लीडरान से मिलना चाहिए, फूलों के हार आपको देखने को मिलेंगे, और अब सियासी इत्तेहाद की बात हो रही है। तो ये जो एक 10 साल पुराना एक सिलसिला है जिसके कल्मिनेशन में आपने नेशनल एक्शन प्लान देखा, जब आपने कहा कि समाज के हवाले से भी और माशरे के हवाले से भी आपने शिद्दत पसंदी को देखना होगा, सामना करना होगा, वो सब की बातें तितर बितर हो गई और अब इलेक्टोरल अलायंसेस के मुतालिक सवाली निशान बनने को जा रहे हैं। दिस पार्टी विल बी अ वेरी सीरियस पार्टी। एक और आप इनको इलेक्शन साइकिल दे दें, अगर ये पहले पंजाब में मकबूल थे, इसके बाद मुल्क भर में होंगे। साहब, सर आप अग्री करेंगे इधर असद रहीम साहब से कि ये जो TLP है, एक और इलेक्शन साइकिल हुआ, जो उन्होंने बात की कि इत्तेहाद का जिक्र हो रहा है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से, क्या ये आपको लगता है कि ये एक पॉसिबिलिटी? और दूसरा कि एक और इलेक्शन साइकिल होगा तो TLP जो है इट विल बी अनदर पॉलिटिकल प्लेयर इन फ्रंट ऑफ अस। अच्छा, इट इज नॉट, मेरा नहीं ख्याल कि एक और इलेक्शन साइकिल की जरूरत भी है। मेरा तो ख्याल है कि वो अभी भी एक सिग्निफिकेंट इलेक्टोरल फोर्स है। पिछले इलेक्शन में 22 लाख वोट लिए हैं, कोई कम तादाद नहीं है। सिंध असेंबली में उनके रुकन हैं, बहुत सीट्स पर वो किंग मेकर्स हैं। मैंने तहरीक लबैक का जिक्र नहीं किया क्योंकि आपका सवाल था कौन सी ऐसी बात थी जिससे मैं सरप्राइज हुआ, जिससे मैं चौंका हूं। इससे मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं था, ये तो होना था। और अगेन ये भी मैं आपको एक बात ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, एंड आई एम सॉरी, मतलब सेल्फ रेफरेंस नहीं करना चाहिए। ज्यादा आइडियलिस्टिक है, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान असद साहब आइडियलिस्टिक किसी नहीं है। उम्मीद थी। हाँ, कभी नहीं उम्मीद रखनी चाहिए मेरी नजर में। मैंने तो कसम खा ली है कि कभी उम्मीद नहीं रखनी। बहरहाल जहां तक TLP की बात की, जी देखिए, PTI का इनकी तरफ जो रुझान था वो तो 2018 से ही वाज़ेह था ना जी। आपकी जो अभी इंटीरियर मिनिस्टर साहब हैं, उनके बयानात, अबरारुल हक साहब, एहसान इकबाल को गोली भी लगी थी, फिर भी इश्तियाल इंगेज बयानात नहीं रुके थे। क्यों? क्योंकि आपके सियासी मफाद थे, आपके सियासी मकासद थे जो आपने हासिल करने थे। ग्रेट, वेरी वेल डन, वो हासिल हो गए हैं ना अब तो। जहां तक TLP की बात है तो अगेन ऑन रिकॉर्ड बार बार, जब से वो खान साहब ने वो स्पीच दी थी बड़ी मशहूर, आपको याद है, जब आसिया बीबी की रिहाई के बाद मुजाहरे हो रहे थे कि रियासत से मत टकराना वरना, तो उसके बाद से एक ही जुमला मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, और आई एम सॉरी कि इट्स लाइक अ ब्रोकन रिकॉर्ड, मुझे पता है, लेकिन क्या करें, मजबूर हूँ कि हम रियासत के साथ खड़ा होना चाहेंगे, लेकिन पहले पता तो लगे कि रियासत खड़ी भी होगी या नहीं, और रियासत नहीं खड़ी हो रही। अगेन जो अभी असद साहब ने जिक्र किया कि यार आई मीन एक हद होती है ना हद होती है। एक दिन आप कहते हैं अस्करी पसंद है, आप कहते हैं ये रॉ एजेंट है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तू आ तो सही। अगले दिन एक खुफिया मुआहिदा साइन होता है जो 10 दिन में अवाम के सामने आना था। मेरा ख्याल अब 100 तो दिन हो गए हैं। क्या है वो मुआहिदा, क्या लिखा हुआ है उसके अंदर, राइट? अच्छा, इफ आई कैन क्विकली आस्क यू गाइज वन थिंग, क्या आप लोगों का ख्याल है कि ये जो अगर आप देखें, कोइंसिडेंसेस पाकिस्तान में खैर बहुत ज़्यादा होते हैं, मगर जो आपने जिस वाक़े का जिक्र किया ज़रार साहब, और जिस वाक़े का असद रहीम साहब आपने जिक्र किया, ये क्या कोइंसिडेंट है कि ये मोर और लेस इकट्ठे ही हमें दोनों वाक़यात होते हुए नजर आए? कौन से वाक़या? सर आपने DGISI की अपॉइंटमेंट का जिक्र किया, आपने फौज के साथ तनाव का जिक्र किया, अच्छा, इसको और TLP को देखिए, आई डोंट नो, मेरी ना कोई चिड़का है, ना मेरी कोई गिद्ध है, ना मेरा कोई मगरमच्छ है जो ऐवान इक़्तिदार में सोफों के पीछे छुपा होता है। आई डोंट नो, और मैं कोई ऐसी बात करना भी नहीं चाह रहा, क्योंकि आजकल वैसे कराची में ही बहुत सर्दी है, अल्लाह जानता है शुमाली इलाका जात में कितनी सर्दी है। तो बराए मेहरबानी आरफा, लेट्स नॉट गो देयर। जहां तक अच्छा, आप न्यू ईयर्स ईव जो है कराची में ही गुजारना चाहते हैं। असद साहब, क्या आपको ऐसा ही कोई डर है? जल्दी से बताएं। आप जी वक्फा लें, मैं भी लाहौर शहर में इंशाल्लाह न्यू ईयर्स ईव मनाऊं, प्लीज। अच्छा जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम वापस आएंगे तो होपफुली हमारे मेहमान जो हैं वो अभी सैर के लिए नहीं निकले होंगे, एंड वी विल बी एबल टू कंटिन्यू दिस शो। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करें ज़रार खोरो साहब से और असद रहीम खान साहब से, और हम बात करें 2021 में जो सियासी मंजरनामा रहा। असद साहब, सर चौंका देने वाली खबर की तो बात होगी, अब ये बताएं कि जब आप 2021 पे नज़र डालते हैं तो आपके ख्याल में कौन सा सियासतदान पाकिस्तान का सबसे कामयाब रहा? इमरान खान साहब, शहबाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, आप किसकी तरफ, who will you give the marks to? इन तीनों में से नहीं। आई थिंक मेरे साथ जरदारी साहब भी इत्तेफाक करेंगे कि मौलाना फजलुर रहमान साहब, जिनका ताल्लुक JUIFA से है, अगर उनकी 2018 में तारीखी नाकामी हुई थी तो 2-2.5 साल में ही जो उन्होंने लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात में कारकर्दगी दिखाई है वो सबके सामने है। और फजलुर रहमान साहब का अपना भी कम तजर्बा नहीं है खैबर पख्तूनख्वा सूबे में, जो सारा हस्बा बिल का सिलसिला था और जो बार बार एक सवालिया निशान उठता था कि KP शायद एक तरह की सियासत या एक तरह की सोच का एक उसको वो निशाना बना दिया जाएगा, वो भी मौलाना फजलुर रहमान साहब की आइडेंटिटी के साथ आता है। लेकिन एंड में ना सिर्फ JUIFA एक तरह से बहाल हो गई इलाकाई सतह पे, लेकिन साथ में जो उनका एक पैगाम है वो भी अब सुनने को मिल रहा है विद इन द ऑपोजिशन कि हमने एक टफ टाइम देना है, हमने किसी की बात सुननी नहीं है। ये और बात है कि माजी में JUIFA की जो परफॉर्मेंस है वो सिफर रही है, लेकिन ये शायद पाकिस्तान तरीके इंसाफ को सोचना चाहिए कि हमने क्या कुछ किया है महंगाई के हवाले से, मईशत के हवाले से, खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, कि JUIFA एक बार फिर कामयाब हो रही है। बिल्कुल। जरार साहब, सर अब आप वो कह रहे हैं, असद साहब ने पहले ही कह दिया है कि आप भी इत्तेफाक करेंगे उनसे, क्लियरली योर फेवरेट पॉलिटिशियन इज आल्सो को भी फजलुर रहमान साहब, बट सर क्या सचमुच आपको लगता है कि लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन से फजलुर रहमान साहब पूरी ऑपोजिशन को गैल्वेनाइज कर लेंगे? साथ में ये भी जवाब दे दीजिएगा सर, अपना पॉलिटिशियन तो आप बताएंगे ही फेवरेट। अच्छा, एक तो थोड़ी सी मैं करेक्शन करना चाहूंगा, मेरे फेवरेट पॉलिटिशियन कहीं से नहीं है। आपका सवाल था कि सबसे कामयाब कौन रहा है। सेम जी, मैं वो वैसे ही मजाकन कर रही थी क्योंकि असद साहब ने पहले ही कह दिया था कि आप भी यही जवाब देंगे। मैं उनमें से नहीं हूं जिनका ख्याल है कि ये कोई बहुत बड़े डेमोक्रेटिक लीडर हैं या इनके आने से कोई ओ माय गॉड ये हो जाएगा वो हो जाएगा। नहीं, ही इज अ राइट विंग फंडामेंटलिस्ट। मेरे फेवरेट कहीं से नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिवली मैं भी असद से एग्री करूंगा कि ये कामयाब रहे हैं। मैं थोड़ी सी इसको एक्सपैंड भी करना चाह रहा हूँ, कामयाब क्यों रहे हैं। क्या आप में से किसी ने भी आसिफ अली जरदारी का या मरियम नवाज साहिबा का नाम ही नहीं लिया? इतने वो बड़े उसके लिए 50 चैनल्स और 5000 शोज बाकी है ना वो जो दिन रात इन दो शख्सियात के सिवा किसी पर बात ही नहीं कर सकते। यहाँ न्यूक्लियर बॉम्ब भी फट जाएगा ना तो यही टॉपिक होगा कि अब सियासत में क्या होगा और नून लीग का कौन सा बयानिया जाएगा। फॉर मी आई हैव नो इंटरेस्ट इन दीज थिंग्स। अच्छा, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, मौलाना फजल रहमान कामयाब क्यों रहे हैं? ठीक है, क्योंकि एक तो बिल्कुल वाइप आउट ही हो गए थे ना तकरीबन, लेकिन PDM के फिर सरबराह बने तो मतलब कि उनकी एक शख्सियत को बूस्ट मिला। अच्छा, उसको फिर इन लोगों ने इन्होंने कन्वर्ट किया। आजादी मार्च में यही थे, इनफैक्ट PDM के ज्यादातर जलसों में भी इनकी ही जो पार्टी मेंबरशिप है वही सरेआम पर थी, आपके सामने थी। तो इसके नतीजे से उन्होंने अपने वोटर, अपने वर्कर को मोबिलाइज और गैल्वनाइज रखा, जो एक वजह है इनकी लोकल बॉडीज में कामयाबी की। दूसरी वजह यह है कि PTI की सबसे बड़ी ऑपोजिशन है ही PTI। जब मौलाना मारे तो मौला नहीं मरता ना, उस तरह का सीन। तो ये इतने और इनमें एक बड़ी खासियत है और जो बहुत एक रेयर कॉम्बिनेशन है आफिया, कि एक तो है इनकॉम्पिटेंस होना और फिर अपने एक चीज होती है अपने इनकॉम्पिटेंस पर नाज करना। मतलब इनकॉम्पिटेंस प्लस एरोगेंस, बड़ी खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। और जब भी ये किसी इंसान में ये दोनों चीजें मिलती है ना तो आप समझे कि तबाही ने आना ही है, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। लेकिन क्योंकि असद ने मेरी फर्स्ट पिक ले ली है तो मैं अपनी सेकंड पिक पर आ जाता हूं और वो है साद रिजवी साहब। मैं साद रिजवी साहब ही कहूंगा बिकॉज ही इज अ बिग पॉलिटिकल लीडर नाउ। अच्छा, खादिम रिजवी साहब की फौतगी के बाद एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था कि क्या पार्टी तकसीम हो जाएगी, क्या पूरी पार्टी की क़यादत विल दे फॉल इन लाइन बिहाइंड साद रिजवी। काफी ऐसी बातें हुई थी, मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा, इतना टाइम नहीं है। तो फिर थैंक्स अगेन टू द गवर्नमेंट इनको एक लीडर बनाया गया। वो कैसे? क्योंकि दर्जनों FIR थी, उन पर आपने अमल नहीं किया, आपने मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर में इनको अंदर किया।
बार बार आप उसको रिन्यू करते रहे, फिर फाइनली कोर्ट ने कहा कि सर आप ऐसा नहीं कर सकते। तो जो प्राइम एक रिक्विजिट होता है ना लीडर बनने का पाकिस्तान में, कि आप जेल काटे, वो उनका हो गया। जब वो निकले तो वो एक नेशनल लीडर के हैसियत से निकले, एंड ऑल द क्रेडिट गोज टू द पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ द पीटीआई। जहां तक इनको डिसॉल्व करने की भी बात थी, मुझे अच्छी तरह से याद है आरफा, सॉरी आई जस्ट टेक वन मोर मिनट, कि डॉन में एक इदारिया आया था, एडिटोरियल आया था जब इसको बैन करने की बात हो रही थी, और उसमें ये लिखा था कि बैन इज नॉट द सोल्यूशन। और क्यों नहीं? ये नहीं है कि कोई मीडिया ग्रुप को इसके साथ कोई बहुत ज्यादा प्यार है, आई डोंट थिंक दैट्स द केस। वो इसलिए कि जो एक्चुअल प्रोसीजर था, जो अभी असद ने पिछले सेगमेंट में भी उस पर बात की थी, जो प्रोसीजर होता है पॉलिटिकल पार्टी को बैन करने का और डिसॉल्व करने का, उसको आपने नहीं फॉलो किया था। जब ये इदारिया छपा था, क्योंकि हमारी जो अक्सर जो कॉम है, और अनफॉर्चुनेटली बहुत जो हमारे एंकर्स भी हैं, वो हेडलाइन से आगे नहीं पढ़ते, उन्होंने पढ़ा बैन इज नॉट द सोल्यूशन, फिर एकदम सब चीखों पुकार में लग गए, आप लोग दहशतगर्दों की सपोर्ट कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं। किसी ने आगे पढ़ा नहीं, क्योंकि उस एडिटोरियल में क्लियरली लिखा हुआ था कि सर सिंपली बैनिंग से कुछ नहीं होने वाला, आपको और कुछ करना पड़ेगा। अभी वो कहाँ है वो सारे लोग जो कह रहे थे कि गद्दार है, आप टेररिस्ट सिंपैथाइजर्स है? अब तो सब चुप है ना। सो पॉइंट इज के टू मी आफ्टर जी असद साहब, ये बताइएगा कि क्या आप ज़रार साहब की इस बात से इत्तेफाक करेंगे सर कि ये अब मतलब कि अगला इलेक्शन जो है उसके अंदर ना सिर्फ हमें मतलब कि मुझे जो आपकी बातों से दोनों की लग रहा है कि एक तो मौलाना फजल रहमान साहब और टीएलपी जो है ये मेन ऑपोजिशन आपको नजर आ रही है, और क्या सचमुच इमरान खान साहब आपके ख्याल में सर्वाइव करेंगे सर 2 साल के लिए? अगला इलेक्शन तो बहुत दूर की बात, जीतना वो तो ज़रार साहब ने उसके ऊपर तो प्रेडिक्शन पहले ही दे दी। असल में प्रेडिक्शंस कम ही कॉन्फिडेंस के साथ करता हूँ, उम्मीद है, पर अंदाजा आई मीन इन टर्म्स ऑफ व्हाट यू थिंक। मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ ये ज़रार साहब ने जो कहा मौलाना फजल रहमान साहब के मुतालिक, बल्कि मैं वजाहत भी करूँ कि उन्होंने ऑफ कैमरा ही सारा जवाब दे दिया था, जिसको फिर मैंने रिहैश किया था अपने एंड से। लेकिन साथ में जो 2023 में जो मेन इशू है, आई थिंक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल सर्वाइव कर जाएगी। शायद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब वो पहले वज़ीर आज़म बने जो 5 साल पूरे कर लें, लेकिन जो अफसोसनाक बात है वो ये है कि जब वो 2018 में आए तो एक तारीखी मौका था, यानी वो अदलिया जो इतने सख्त ऑब्जर्वेशंस पास कर रही थी और कार्रवाई कर रही थी पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमत के ख़िलाफ़, उन्होंने आपको मुश्किल वक्त नहीं दिया। सिविल मिलिट्री इक्वेशन के मुताबिक कहा जा रहा था कि ये पहली बार है 1990 के बाद कि इतनी ज़्यादा इस्तेहकाम देखने को मिले, वो भी आपने 2-3 साल निकाल लिए बीच में से। साथ में आप मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जैसी सियासी जमात को आपने कराची शहर में तोड़ा, आप कराची में कामयाब हुए, बलोचिस्तान में मखलूत हुकूमत थी, मुस्लिम लीग नवाज को आपने पंजाब में शिकस्त दे दी। ये एक वंस इन जनरेशन मौका था, और अफसोस ये होता है कि 2023 में जब आप इंतखाबात की तरफ बढ़ रहे होंगे आपने वो फ़ायदा नहीं उठाया। अब अदलिया का टोन सख्त हो गया है, सिविल मिलिट्री इक्वेशन पे फिर से सवालिया निशान उठ गया है, पंजाब में फिर से वो बातें हो रही हैं इलाकाई हुकूमतों के ज़रिए, और कराची शहर के बारे में भी ये बात हो रही है कि पीटीआई कम से कम मकबूल है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप 2023 में कामयाब नहीं हो पाएंगे, इसका मतलब सिर्फ ये है कि एक 5 साल का जो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी वो आपने काफ़ी हद तक खोई है। बिल्कुल सही ज़रार साहब, बट इस सारे मामले में जब भी अब हम बात करते हैं तो अब सबसे बड़ा जो मसला लग रहा है वो तो मुआशी सूरत हाल ही है सर। जी बिल्कुल है। क्या आपके ख्याल में ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अगले 2 साल हैं, क्या वो सचमुच इसको कुछ बेहतर कर पाएंगे, या आपके ख्याल में हम अगले इलेक्शन में जाएंगे विद दिस जो क्राइसिस है हमारी मईशत का? देखिए, होने के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन कम चांसेस हैं। एक कहावत है कि जब चढ़ते हुए सूरज से गर्मी कम चांसेस ऑफ व्हाट सर? कम चांसेस हैं कि वो संभाल लेंगे। एक कहावत है कि जब चढ़ते हुए सूरज से गर्मी ना मिले तो आप डूबते हुए सूरज से क्या उम्मीद रख सकते हैं, और ये डूबता हुआ सूरज है अभी तो। और मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करना चाह रहा हूँ, आपके प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से पूरी पाकिस्तानी अवाम को मुबारकबाद देना चाह रहा हूँ। ये जो एंड ऑफ द ईयर न्यू ईयर्स प्रेजेंट मिला है हमें मेरी बजट की शक्ल में, आप बात करते थे कि पाकिस्तान में मेल न्यूट्रिशन, इन्फेंट मेल न्यूट्रिशन को कर्ब करना है, लेकिन आपने बच्चों के फॉर्मूला
पर जीएसटी बढ़ा दी है, बहुत खूब। हम बात करते थे कि आबादी को कंट्रोल किया जाए, कॉन्ट्रासेप्टिव्स पे जीएसटी बढ़ा दी है। हम देखते हैं कि जी आईटी सेक्टर, स्टार्टअप सेक्टर, एंटरप्रेन्योरशिप को बूस्ट करना चाहिए, हमने लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स पर जीएसटी बढ़ा दी है। एंड लास्ट एंड नॉट लीस्ट, हम बात करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी की। हम बात करते हैं कि जी गैस नहीं है तो आप इलेक्ट्रिक पर आ जाए, हीटर्स, गीजर्स वगैरह वगैरह, और आपने सोलर पैनल्स पर जीएसटी बढ़ा दी है। तो आपने अक्सर सुना होगा ना आरफा, स्नैचिंग विक्ट्री फ्रॉम द जॉज ऑफ डिफीट। हाँ, मैं तो कहता हूं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को कॉल करो, क्योंकि ये बहुत कम मिसालें मिलती हैं हमें इंसानी तारीख में ऑफ स्नैचिंग डिफीट फ्रॉम द जॉज ऑफ विक्ट्री। जब ये हुकूमत आई थी, दे हैड एवरीथिंग गोइंग फ्रॉम देम। हाँ, मैं मानता हूं कि यार मईशत अच्छी नहीं थी। मुझे एक बात बताएं, कौन सी हुकूमत पाकिस्तान कभी कहा है कि जी हमें तो दूध की नहरें मिली थी, हमने खुद चीजें खराब की हैं? माना कि देवर इकोनॉमिक एक्सटर्नल शॉक्स, लेकिन पाकिस्तान की आप फूड इन्फ्लेशन देखें, आप पूरे खित्ते में इसको चेक करें तो बहुत ज्यादा है। इनका रिस्पॉन्स क्या है टू एनी क्रिटिसिज्म? इन्फ्लेशन पर क्रिटिसिज्म आती है, या किसी बर्मिंगम वाले अंकल को बिठा देते हैं कि जी आप बताएं कि आपके यहाँ कितनी महंगाई है। आई डोंट केयर कि टोरंटो में, ब्रैम्पटन में, लूटन में, या मंगोलिया के दारुल हुकूमत उलान बतूर में कितनी महंगाई है। क्यों? क्योंकि मैं पाकिस्तान में रहता हूं और पाकिस्तानी अवाम को ये बातें नहीं सुननी। हमें कोई रिएक्शन, हमें कोई काम करके दिखाएं। जो रिफॉर्म का एजेंडा था, माना कि बहुत एम्बिशियस था, उसमें से कितना अचीव हुआ है जी? कितने मिनिस्टर्स हैं जो वाकई आप कह सकते हैं कि अपना काम कर सकते हैं? मैं तो सिर्फ तानिया निश्तर का ही नाम मेरे जहन में आता है। कभी कभी तो लगता है कि ये जो 10-20 करोड़ नौकरियां देनी थी, और ये भी फिगर चेंज होती रहती है, ये क्या सिर्फ स्पेशल असिस्टेंट्स भर्ती करने से देनी थी? इकोनॉमिक चेंज टीम को आप रिशफल करते हैं। ब्रेक का वक्त आ रहा है। If I can quickly bring Asad Saab into the conversation. Asad Saab, would you like to comment on the economy very quickly? Sir, I have to take a break. इकोनॉमी में आई एम नॉट क्वालिफाइड। मैं ये जरूर कहूँगा कि जो कुछ कामयाबियाँ थी वो ये थी कि आपने समाजी वेलफेयर का जो नेट है उसको वसी किया, यूनिवर्सल हेल्थ केयर को आप रोल आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो आपकी कोविड और एनसीओसी के मुतालिक जो कारकर्दगी थी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। इट एक्सीडेड ऑल एक्सपेक्टेशंस। तो ये पीटीआई हुकूमत की कामयाबियाँ थीं, वो नुमायाँ हैं। लेकिन वही जो ज़रार साहब ने बात की कि आपने शुरू कहाँ से किया था, आईनी तरमीम के ज़रिए, पुलिस रिफॉर्म के ज़रिए, ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म के ज़रिए, एंड द लिस्ट इज़ एंडलेस। बिल्कुल सही जी। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे मेहमानों से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। हम गुफ्तगू कर रहे हैं असद रहीम खान साहब से और ज़रार खोरो साहब से, और हम उनसे बात कर रहे थे अब तक 2021 के हवाले से, मगर अब हम उनसे कुछ 2022 पे नज़र डालने का कहेंगे। असद साहब, क्या देख रहे हैं सर आप 2022 में? अर्ली इलेक्शंस का जिक्र हो रहा है, इकोनॉमिक चैलेंजेस जो हैं वो बढ़ने की बात हो रही है, नवाज शरीफ साहब के वापस आने की बात हो रही है। Do you think that any of these things will pan out? मैं जी प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकता, लेकिन ये ज़रूर उम्मीद है बतौर एक बहुत अदना सा वकील के, इस हुकूमत को 5 साल की मुद्दत मुकम्मल कर लेनी चाहिए। वज़ीर आज़म को पहला वज़ीर आज़म बन जाना चाहिए, उसके बाद भी जितने वज़ीर आज़म आते हैं उनको भी ये एक ट्रेडिशन अपना लेना चाहिए कि हम 5 साल मुकम्मल कर लें। लेकिन जो एक वाज़े जो एक रुझान नज़र आ रहा है वो ये है कि आप महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पाए। और ये बात करना कि जी कोविड-19 के बाद दुनिया भर में कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, वो तो ठीक है, लेकिन 2018 में और 2019 में, यानी मार्च 2020 के सिर्फ काफ़ी देर पहले ये बात तब भी थी कि जी हमें तो मईशत बहुत बुरी विरासत में मिली। ज़्यादा मैं बात करना नहीं चाह रहा है इकोनॉमिक्स के बारे में, इट्स नॉट माई फील्ड, लेकिन जो एक चीज़ जो वाज़े है 2022 में वो ये है कि आपकी जो करेंसी है दैट विल रिमेन द वर्स्ट परफॉर्मिंग जब तक आप इसमें स्ट्रक्चरल इस्लाहात नहीं करेंगे। और जो एक तासुर है वाज़े कि महंगाई और बेरोज़गारी कमर तोड़ रही है, उस पर आपको कोई सियासी जाविया नहीं देना, कोई स्पिन नहीं देना। ये एक चीज़ है जो कि बिल्कुल वाज़े है। पीटीआई या तो इसको अभी कंट्रोल कर ले, या 2023 में वही नतीजा होगा जो कि खैबर पख्तूनख्वा की इलाकाई हुकूमतों के इंतखाब में हुआ था। बिल्कुल जी। ज़रार साहब, सर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर 2022 में? क्या सचमुच कोई एक अनएक्सपेक्टेड पॉलिटिकल इवेंट हो सकता है? देखिए, अनएक्सपेक्टेड बाय डेफिनेशन कोई देखते रहे।
नहीं देखिए, अनएक्सपेक्टेड चीज तो बाय डेफिनेशन अनएक्सपेक्टेड होती है, तो उसको तो प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। ये जो सारी जो बातें होती है ना जी, आई मीन अगेन देखिए, मैं कराची में हूँ, तो आई एम वेरी फार जो इस्लामाबाद में जो गॉसिप सर्कुलेट कर रही होती है, और मेरा ख्याल है कि 24 घंटे ही और साल के 365 दिन सर्कुलेट कर रही होती है। मुझे नहीं पता कि नवाज शरीफ वापस आएंगे या नहीं आएंगे, मुझे नहीं पता कि अर्ली इलेक्शंस होंगी या नहीं होंगी, लेकिन एक चीज आई एम 90% श्योर ऑफ कि मईशत संभलने वाली नहीं है, क्योंकि जो रिफॉर्म्स आप पहले 3 सालों में नहीं कर सकते ना, वो बिटर पिल्स आप आखिरी 2 सालों में नहीं स्वॉलो कर सकते, ना ही किसी से स्वॉलो करवा सकते हैं। सो इकोनॉमिक क्राइसिस विल डीपन। ये जो अभी जीएसटी वगैरह की बात हो रही है, मिनी बजट, आगे जाते हुए पता नहीं क्या आएगा, और जाहिर है कि ये सब कुछ आईएमएफ की डिक्टेट पर है, और क्योंकि आईएमएफ ने कहा कि जी अगर कर्जा चाहिए तो फिर शराइत भी मानने पड़ेंगे। और वो एक अलग बात है कि एक जमाने में मैंने किसी से सुना था कि कर्जे लेने से पहले खुदकुशी कर लेंगे। अच्छी बात है कि शायद पता लग गया कि जी खुदकुशी तो बहुत बड़ा गुनाह है, तो ये नहीं करनी चाहिए, इट्स नॉट अ गुड थिंग टू डू, लेकिन कंट्रोल नहीं होगा। एंड और इसका सारा मलबा जाहिर है कि हुकूमत पर ही गिरेगा। क्या वो इसको मैनेज कर सकेंगे नैरेटिव को? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि अब जाहिर हो गया है, पहले साल 2 साल में चले कम बेनिफिट ऑफ द डाउट बंदा दे सकता था कि यार नहीं, ये जो सारी 24 घंटे जो वुज़रा और तर्जुमान और स्पेशल असिस्टेंट्स प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, टॉक शोज पे, उनका सिर्फ एक ही काम है कि जी ये जो ऑपोजिशन है ये करप्ट है, ये डाकू है, लूटी हुई दौलत वापस लाए, एक जादू की छड़ी आएगी, अलादीन का चिराग मिलेगा, उसको हम रब करेंगे, उसमें से जिन निकलेगा और छू मंतर सब कुछ सही हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, और इनके पास सिर्फ यही बयानिया बचा है। हम बात करते हैं ना नवाज नून लीग की बयानिया की, इनकी बयानिया का थोड़ा फोकस करते हैं ना, क्या है इनका बयानिया एग्जैक्टली? यही कि सब बुरे हैं और सिर्फ हम ही अच्छे हैं। मान लिया सर सब बहुत बुरे हैं आप, लेकिन अनफॉर्चुनेटली you cannot run the country without taking the opposition on board। ये एक सबक है जो इन्होंने नहीं सीखा। इसके अंदर एक हिपोक्रेसी भी है आरफा, और जो मुझे चुभती है फ्रैंकली स्पीकिंग, कि आप तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ सीज फायर कर सकते हैं, और वो आप बड़े कैजुअली एक फॉरेन इंटरव्यू में जिक्र करते हैं कि हाँ जी ये बात हो रही है, ठीक है जी। आप तहरीके लबैक के साथ खुफिया डील्स कर सकते हैं, और एक बार फिर मैं याद दिलाऊंगा कि 10 दिन गुजर गए हैं, कहां है वो मुआहदा? क्या हमें बताया जाएगा? इनके साथ आप बात करते हैं, लेकिन जब तक जब बात आती है ऑपोजिशन की, मैं एनआरओ नहीं दूंगा, मैं इन्हें रुलाऊंगा, मैं करप्ट लोगों से बात नहीं करूंगा। यार ये मतलब वेयर इज द लॉजिक इन दिस? यू कैन टॉक टू द टीटीपी जिन्होंने पाकिस्तानियों को कत्ल किया, यू कैन टॉक टू द टीएलपी जिन्होंने तोड़फोड़ की है, आप ऑपोजिशन से बात नहीं कर सकते? क्या फायदा है इन बातों का? तो अब इनके पास सिर्फ रेटोरिक ही बचा है। बहुत शुक्रिया ज़रार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया असद साहब, आप दोनों ने हमसे गुफ्तगू के लिए वक्त निकाला। नाजरीन आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले हम सब की तरफ से आपको नया साल मुबारक हो। नाउ वी विल बी बैक ऑन मंडे।